तो अब सीधे आते हैं जो शेड्यूल पॉलिटी का चल रहा है, भारतीय राजनीति GS2 का, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ एक साथ इंटीग्रेटेड है। तो हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी पे थे, जिसमें सामाजिक न्याय खत्म किया था कल हमने। अब ये नागरिकता का चैप्टर है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये बतलाता है कि भारत में नागरिक कौन है, भारत के नागरिक कौन है, कौन बन सकते हैं, और नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। इसमें तीन ही चीज है, और बाकी चीज जो है इसमें बहुत काम का नहीं है। इतनी चीज आपको जाननी है जिससे प्रश्न सीधे सीधे प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। प्री में क्वेश्चन मैं देख रहा था पीछे 1-2 साल पहले का IAS का, उसमें दिया हुआ था कि संवैधानिक पद, भारत के संवैधानिक पद पे किसकी नियुक्ति हो सकती है। तो उसमें था, कई ऑप्शन था, लेकिन एक आंसर जो उसमें सही था वो ये था कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप संवैधानिक पद पे पोस्टिंग, आपकी नियुक्ति हो सकती है। सोनिया गांधी जी के मामले में ये चीज आया था, और जब मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया देश में, सोनिया गांधी जी को नहीं बनाया गया, तो उस समय वही आपत्ति थी कि नागरिकता जो है जन्म से होनी चाहिए, भारत की वही आदमी संवैधानिक पदों पे नियुक्त होगा। ये उसका आंसर था। तो आपको हमने इसलिए बताया क्योंकि ये चीज पता रहे कि संवैधानिक पद पे जाने के लिए आपको भारत का नागरिक जन्म से होना पड़ेगा। और ये भी मजे की बात है कि हर स्टेट में अलग अलग प्रोविजन दिया हुआ है कि वह उस स्टेट का नागरिक कौन होगा, लेकिन अपने देश में नागरिकता जो है एकल है, यूनिटरी है। स्टेट और सेंटर की अलग अलग नहीं है। सेंटर की ही नागरिकता होती है जो एक सिंगल यूनिटरी सिटीजनशिप कहा जाता है, एकल नागरिकता है। आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपका इंडिया का अपने आप समाप्त हो जाएगा, ऐसा रूल है। तो नागरिक जो है चैप्टर 4 है, ये नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में ये चीज दी हुई है। तो नागरिक और अन्य देशीय, पहले जो है आप ये देखें, 1 मिनट, कि पहले देख लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, फिर आते हैं कि उसकी सुख सुविधाएं क्या है। तो नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो बाद में अभी 2019 में भी इसको जो है वो किया गया है, संशोधित किया गया है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, सबसे पहला तरीका है जन्म से। जन्म से अगर आपने यहां जन्म ले लिया तो आप यहां के नागरिक हो गए। दूसरा है जन्म नहीं लिए तो आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। शादी कर लीजिए किसी लड़का या लड़की से इंडिया में, और 6 माह से लगातार निवास करना होना चाहिए। ये पुराना है, ये 6 माह नहीं, ये 1 साल हो गया है। और ये 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष से रह रहा हो और निरंतर 1 वर्ष से यहाँ का निवासी बना हुआ हो। मतलब ये है कि अगर आप 2023 में नागरिकता ले रहे हैं, 22 में ले रहे हैं, तो 2015 से आपको जो है इस देश में निवास करना चाहिए, और जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन से पिछले 1 साल तक यहां होना चाहिए। ये है लगातार। तो ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा है। तीसरा जो है अवजनन के द्वारा है। 3 ही क्राइटेरिया है भारतीय संविधान में, जन्म से, पैदा होने से, रजिस्ट्रेशन से और अवजनन से। अवजनन का मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता या कोई एक भारतीय नागरिक हो
चाहे आप भारत के बाहर ही क्यों ना पैदा हुए हो। अगर आपके पिताजी अमेरिका में वो हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो आपके पास तो विकल्प है कि आप अमेरिका में या कहीं भी पैदा हुए होंगे तो उस देश की नागरिकता तो आपको ऐसे ही मिल गई बाई बर्थ, लेकिन आप चाहें तो वहां की नागरिकता छोड़ के इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके पिताजी उस तिथि में भारत के नागरिक हों। ये और जनन है। उसके बाद आते हैं कि इस नागरिकता को लेने से आपको क्या फायदे हैं। फिर ये देखिए कि भारतीय नागरिक होने का क्या फायदा है, और अन्य देशी है जो विदेशी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, उनको जो है क्या फायदा है और क्या सुविधा है जो आपको है और उनको नहीं है। तो ये मैंने चार्ट बना दिया है, इसको आप रट लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो रटना पड़ेगा आपको, और रटने से फायदा होगा कि प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से फैक्चुअल आते हैं इस चैप्टर से, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रटना पड़ेगा। तो हमने बहुत ही क्रक्स मटेरियल इसमें डाला है कि आपको ज़्यादा दिमाग इधर उधर खराब न करना पड़े, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आप सीधा सीधा देखिए कि जो भारत का नागरिक है उसको क्या अधिकार मिला हुआ है, मताधिकार, वोट डालने का। और वोट डालने का अधिकार क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में। वोट डालने का अधिकार कानूनी है कि संवैधानिक है कि प्राकृतिक है, नेचुरल, कि मौलिक है। तो वोट डालने से मुझे ध्यान आ गया, मताधिकार शब्द देख के ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वोट डालने का जो अधिकार है आपको भारत के नागरिक होने के नाते, वो अधिकार कानूनी नहीं है और प्राकृतिक भी नहीं है और मौलिक भी नहीं है, वो है संवैधानिक। 324 आर्टिकल में दिया है कि वोट डालने का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 324-25 में ये बात लिखी हुई है। तो संवैधानिक पदों पे नियुक्ति के लिए, नागरिक जो है अपने देश के, वो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 22 ये मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है, दूसरे देश के आदमी को नहीं मिलता है। उसी तरीके से संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन, मेंबर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं जो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। तो संवैधानिक पदों पे उन्हीं की नियुक्ति होगी जो भारत के नागरिक हैं, और खास तौर से भारत के नागरिक बाई बर्थ हैं, न कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो, जो हमने आपको सोनिया गांधी वाला केस बताया। और इसको अन्य देशियों को अधिकार नहीं है। मताधिकार का अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, जबकि दूसरे देश वाले को नहीं है। जन्म से आपको मिल सकता है, पेरेंट्स आपके भले विदेशी हो। अगर एक अमेरिका का, ब्रिटेन का, न्यूयॉर्क, कनाडा का कपल यहाँ इंडिया में घूमने आया और उसकी डिलीवरी यही हो गई इंडिया में, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता जन्म से मान दी जाएगी, भले उसका पेरेंट्स फॉरेनर ही क्यों ना हो। विदेशियों को नहीं है। सिंगल नागरिकता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में राज्य का नागरिक और देश, अमेरिका का नागरिक, दो अलग अलग नागरिकता वहां मिलती है। अपने भारत में सिंगल नागरिकता है। मतलब आप दूसरे देश की नागरिकता जैसे लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अपने आप। नॉन रेजिडेंट इंडियन को, जिसमें ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या इसका पहले वाला नाम था पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये पीआईओ नाम तो खत्म सा ही हो गया,
उसके जगह पे आ गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखिए ओसीआई और एमआई पीआईओ जब मर्ज हो गया 2015 में, और इसके बाद ये शब्द बन गया ओसीआई या एनआरआई जिसको लोग बोल देते हैं। तो इंडियन पासपोर्ट किसको मिलेगा? जो यहाँ का नागरिक है और जो मोर देन 182 डेज से ज़्यादा जो है बाहर ना रहा हो। बाहर मतलब विदेशों में, नॉट रिजाइडिंग मोर देन 182 डेज। और जो ओसीआई है, पीआईओ हैं, उनको जो है इंडियन सिटीजन नहीं माना गया, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया है, उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं करेंगे, और ना ही कृषि या कोई ऑर्चर्ड लैंड खरीदेंगे। तो ये इतनी चीजें हैं जो ओसीआई और पीआईओ को नहीं मिलता। ये फिर अगेन ये रखना पड़ेगा। तो ओसीआई जो होता है वो अपने देश का नागरिक नहीं होता, उसने छोड़ करके जो है दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसका मूल जो है खुद पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप या बाप दादा पैदा हुआ हो, तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसको जो है नागरिक नहीं माना गया है और उसको ये सारी राइट नहीं है। ये राइट याद रखिएगा, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये तो ये फर्क है अपने देश का नागरिक होने का, आपको क्या क्या फायदे हैं, और जो विदेशी आदमी है जो भारत का नागरिक नहीं है उसको क्या क्या फायदे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय नागरिकता समाप्त करने का तरीका। नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? बहुत सिंपल है। त्याग करने पर आप छोड़ दीजिए कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, वापस दे दीजिए लिख करके। पर्यवसान मतलब जैसे ही आप दूसरे देश का नागरिक होते हैं, आप यहां से कनाडा जाकर नागरिकता ले लिए, उस दिन पे अपने आप जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, जिसको पर्यवसान बोलते हैं। और तीसरा है वंचित किया जाना। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या उसके किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी गतिविधियों में देशद्रोह, राजद्रोह जैसा काम आप कर रहे हैं, तो आपका नागरिकता वापस ली जा सकती है जो आपको दी गई थी। लेकिन मजे की बात है कि ये जो है नागरिकता जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू लिए हैं उन पे लागू होता है। तो थोड़ा फर्क है इसमें। वंचित किया जाना मतलब आप जन्म से भारत के नागरिक हैं तो आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, आप तो पैदाइशी हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको नागरिकता मिली है और आपने ऐसा कुछ काम किया जो मैंने बताया, तो वंचित किया जा सकता है। इस पर प्री में क्वेश्चन में देख रहा था कि भारतीय नागरिकता के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन करें, जिसमें था कि एक बार नागरिकता प्राप्त होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वापस लिया जा सकता ऑन द अकाउंट ऑफ दैट कि आप कुछ ऐसा काम किए हो, जैसे राजद्रोह का मुकदमा लायक, जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की आर्थिक सत्ता, इस पे आपने कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिससे नुकसान हो रहा हो देश को। तो ये समाप्त करने का तरीका 3 है: त्याग, पर्यवसन और वंचित किया जाना। पाने का भी हमने 3 बताया था: जन्म से, रजिस्ट्रेशन से, और तीसरा
जन्म से, रजिस्ट्रेशन से और अवजनन से। तो ये 3 तरीके से पाया आपने और 3 ही तरीके से इसको गायब भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक जन्म स्थान बनाम निवास स्थान, ये मैंने इसलिए दिया है कि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आप इस चीज को ठीक से समझ लीजिए। संघ की संसद द्वारा अधिनियमित करने पर फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली, मतलब यह है कि जन्म स्थान तो वो हो गया जहां आप जन्म लिए, और निवास स्थान ये हुआ जहां पे आप निवास कर रहे हैं। लेकिन सिंपल भाषा में निवास ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो उसमें दिया है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1955-56 का है, उसमें दिया है कि आप निवास स्थान का मतलब ये है कि जिस भी शहर में, जिस भी राज्य में आप पिछले 5 वर्षों से रह रहे हो, तब उस राज्य का आपको निवासी प्राप्त होने का अधिकार मिलता है। अब आप उत्तराखंड में जाके 2 साल से रह रहे हो और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सपोज निवास स्थान के आधार पे कोई प्रोटेक्शन अपने क्षेत्र के, अपने भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को दे रही है, तो आप दावा तभी करेंगे जब आप वहां के निवास स्थान निवासी हो गए हो, और निवासी के लिए पिछले 5 साल से लगातार रहना वहां जरूरी हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लगातार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बीच में 10 दिन के लिए घूमने नहीं जा सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे कि देखिए मैं 2017 में राशन कार्ड बनवाया था, एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया था, मैंने बिजली का कनेक्शन लिया था, कुछ न कुछ ऐसा दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि आप कह रहे हैं कि 2017 से रह रहा हूं 5 मार्च से, तो प्रूफ हो सके। अदरवाइज नहीं दिखाइएगा तो वो आज की डेट से मानेगा कि हम तो यही मानेंगे कि भाई आप आज आए हैं बिहार से उत्तराखंड में। तो निवास स्थान के आधार पर अगर संघ की संसद अधिनियमित करती है तो एम्प्लॉयमेंट के केस में, रोजगार के केस में जन्म स्थान के बजाय निवास स्थान पर भेदभाव हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे साहब आप अपने स्टेट के निवासियों को, नागरिक नहीं निवासियों को ये सुविधा दे रहे हैं और आप मुझे नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार ये विभेद कर सकती है कि कोई तमिलनाडु या केरल या कोई भी स्टेट कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें ये कंडीशन लगा सकता है कि आपको हमारे राज्य का निवासी होना चाहिए। तो निवासी का मतलब यहाँ 5 साल से है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दिया है कि सामान्यतः 5 वर्ष से रह रहा हो। सामान्यतः 5 वर्ष का मतलब ऑर्डिनरली रिजाइड, मतलब बीच में कहीं चला गया 6 महीने साल भर के लिए फिर आ गया, वो सब चलेगा। और इसी का फायदा हमारे मनमोहन सिंह साहब जो प्रधानमंत्री थे, जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के थे, तो उनको राज्यसभा का सदस्यता कहां से मिली थी? आसाम से। तो उस पर कोई केस हो गया, किसी ने PIL दायर कर दिया कि ये राज्यसभा का सदस्य आप उसी स्टेट से हो सकते हैं जहां के आप सामान्य निवासी हो। अगर सामान्य निवासी उस स्टेट के नहीं है तो उस स्टेट के तरफ से आपको राज्यसभा का सांसद नहीं चुना जा सकता। तो मनमोहन सिंह जी का केस जब आया तो बड़ी मुश्किल पड़ गई कि कैसे जो है अब इनको सिद्ध किया जाए। तो किसी का घर जो है किराए पे दिखाया गया कि ये इसके किराएदार थे और बीच बीच में कभी कभी आते जाते रहते। तो कागज का पेट भरना है तो ऐसे भर के उनको प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य बना हुआ मेंटेन किया गया स्टेटस, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन पाते। तो आप समझ गए कि राज्य जो है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव रोजगार के केस में कर सकता है। अगर पंचायत सचिव का पद निकला है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल सरकार कह सकती है कि हमारे राज्य का निवासी हो। तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। आप जन्म केरल में लिए कि यूपी में लिए, इससे भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव किस बात पे हो सकता है? निवास स्थान। तो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है भैया, ध्यान से देख लो, समझ लो इसे।
दोनों एक नहीं है। और इस पे क्वेश्चंस प्री में और मेंस में दोनों में आते हैं, कंडीशन जरूर दिया है। उसी के हिसाब से 15 ये आर्टिकल 16(3) में लिखा हुआ है, ये है। और ये 15A में 1 में भी निवास स्थान के बारे में कुछ लिखा है। अतः राज्य अपने शैक्षिक संस्थान में अपने निवासियों को रियायत दे सकता है निवास के आधार पर। तो एक जगह रोजगार के आधार पर, रोजगार के आधार पर दिया वो है 16(3) अनुच्छेद रोजगार के केस में। और शिक्षा के केस में जो है शैक्षिक संस्थाओं में, जैसे उत्तराखंड ने बोला है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए आपको उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म नहीं भरेंगे। दिल्ली मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए दिल्ली का निवासी होना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसीलिए आप अगर इंटर बिहार से या बंगाल से करके आए हैं तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते दिल्ली में, आप बड़े सीरियस हो गए। तो इसीलिए दिल्ली में निवास स्थान हो, इसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए कि कहीं ना कहीं बिजली का बिल कुछ नहीं तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा लीजिए। उससे भी बात ना बनती हो तो एक किसी को 2 थप्पड़ मार दीजिए, FIR हो जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आप उस दिन यही थे, तो वो दिन काउंट होने लगेगा। तरीके बहुत हैं, मैंने कुछ समझ में नहीं आया तो थप्पड़ मार के भी FIR हो जाएगी और रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आप जो है यहाँ के निवासी हैं। तो आप जब निवासी हैं तो आपके बच्चा को फायदा मिल सकता है, और नहीं तो ईमानदारी से जो है 5 साल से रहते हुए आइए और 5 साल से रहने का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई हिला हवाली नहीं। अदरवाइज अथॉरिटी कैसे मानेगी कि आप यहाँ के निवासी है? खाली आपके कह देने से तो मानेगी नहीं। तो आप राशन कार्ड बनवा लीजिए, वो एक तरीका है। स्कूलों में दाखिला करा लीजिए, वो एक तरीका है। तीसरा, किसी सरकारी सेवा या नौकरी में हो, वो भी एक तरीका है कि आप उस दिन से यहाँ रह रहे हैं। आपने कोई चीज खरीदी हो जिसका रजिस्ट्री हुआ हो, जमीन जायदाद या कुछ भी फिक्स्ड। अब कार खरीद लिए हो तो उससे नहीं चलेगा, वो कार तो भाई कोई भी आएगा बंगाल केरल से खरीद के सस्ता होगा तो लेके चला जाएगा। आप ये मत कहिए कि साहब हमने स्कूटर खरीदा था, तो स्कूटर खरीदा हो सकता है आप लेकर स्कूटर चले गए हो, यहाँ रह रहे हो, जरूरी थोड़े ना। लेकिन जब आप नाम लिखवाने आए थे तो आप तब से रह रहे हैं, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसको डिनाई करना मुश्किल होगा। तो 15 अनुच्छेद ब्रैकेट 1 में जन्म स्थान बनाम निवास स्थान, तो निवास के आधार पर यह भेदभाव हो सकता है जैसे उत्तराखंड में है, क्लियर है। और निवास स्थान के आधार पर एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है 16(3) के तहत जो है हो सकता है। ये 16(3) के साथ साथ एक चीज और ध्यान में आ रहा है, 16(4) ये जो है राज्य को ये अधिकार देता है कि अगर किसी समुदाय, किसी जाति विशेष का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है तो वो उस श्रेणी के SC ST OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये 16(3) और 16(4) कंफ्यूज करवाता है। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए है, और ये 16(4) भी रोजगार के लिए है, नौकरी के लिए। लेकिन 16(4) क्या कहता है कि सोशियो एजुकेशनल, सामाजिक और शैक्षिक आधार, जिसको बोलते हैं SEBC, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। SC ST OBC का जो क्लासिफिकेशन है वो सामाजिक और शैक्षिक आधार है, न कि आर्थिक आधार। ये आता है क्वेश्चन कि भारत में आरक्षण दिए जाने, SC ST OBC को आरक्षण दिए जाने का आधार क्या है? लिखेगा सामाजिक आर्थिक आधार, सामाजिक शैक्षिक अधिकार, सामाजिक दांडिक अधिकार, सामाजिक राजनीतिक अधिकार, ऐसे कर करके कुछ कुछ बना देगा। तो समाज सब में डाल देगा, वहां तक तो आप पढ़े हैं, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक है कि ई से एजुकेशन है कि इकोनॉमिक है, ये आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। अगर आपने रट भी लिया SEBC कि गुरुजी पढ़ाए थे SEBC, सोशियो एजुकेशनल पढ़ाए थे कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास पढ़ाए थे यार?
तो आप गलत कर देंगे अगर ढंग से नहीं पढ़े होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि SEBC का मतलब सोशियो एजुकेशनल, नॉट इकोनॉमिकल। यही आधार है देश में SC ST और OBC की को डिफाइन करने का। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन का आधार मान के नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, न कि सामाजिक और आर्थिक। OEWS अलग है, इसमें मत घुसिएगा। आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन वो अलग है, जो अभी 2-4 साल से चला है। तो आता है कि SC ST OBC के लिए किस आधार पे जो है आरक्षण दिया गया है। तो 16(3) और 16(4) का फर्क समझ गए। 16(3) एम्प्लॉयमेंट है और 16(4) भी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन 16(4) आरक्षण के थ्रू एम्प्लॉयमेंट है, जबकि 16(3) जनरल एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर है? आगे चलिए। और 16(3) 16(4) के बाद 15(1) बता रहे थे, जो कि सिर्फ जो है शैक्षिक संस्थानों के लिए है, जो अभी हमने बताया कि दिल्ली विल्ली का, उत्तराखंड का। तो ये भी हो गया। निवासियों को रियायत दे सकता है। तो 16 वाला रोजगार के केस में था, 16(3) और 16(4). 16(3) किस में था? एम्प्लॉयमेंट देने में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। और 16(4) अपने नागरिकों को स्टेट जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पे SEBC के बेस मान के उसको आरक्षण दे सकता है। 15 में एजुकेशन में आरक्षण हो सकता है, जो वहाँ के निवासी हैं। तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसको रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी जो गैप हम बता रहे हैं उसको भूलिएगा मत। तो ये हर साल क्वेश्चन आता है इस पे। एक नया 2019-20 में बड़ा चर्चा में रहा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये 2019 में जो इसमें नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया है। तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC जो है असम के वैधानिक निवासियों के बीच रह रहे अवैध प्रवासियों को अलग करने के लिए लाया गया था। असम के बोनाफाइड नागरिकों की सूची बनाने के लिए लाया गया था। इसमें जो है 19 लाख लोग ऐसे पाए गए थे जिनमें दस्तावेजी नहीं है, और है तो वो फेक है कि सही है। इसको लेकर के बवाल चला था। और ये असम का के साथ इंडिया का 1985 में एक समझौता हुआ था, उसके बेसिस पे था। और चैलेंजेज ऑफ NRC ये तो अलग चैप्टर हो जाएगा। तो आप देखिए कि आसाम के वैधानिक निवासियों के बीच रह रहे अवैध प्रवासियों को अलग करने के लिए NRC लाया गया। आपको मालूम है बाद में सरकार ने ड्रॉप कर दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि मात्र 19 लाख ही एप्लीकेंट पाए गए ऐसे निवासी जो फेक डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से माना गया कि ये असम के वैधानिक निवासी नहीं है। लेकिन इसमें बड़ा विवाद चला और चैप्टर क्लोज हुआ। गवर्नमेंट उसको NRC को लागू करने की बजाय ठंडे बस्ते में एबियंस में डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि चैलेंजेस इसके साथ बहुत थे। एक तो इसका प्रोसेस जो है बड़ा गड़बड़ था, फ्लॉ प्रोसेस में जो है प्रॉब्लम थी। अब कैसे आप किसी को कहिएगा कि तुम्हारे दादा यहाँ के थे तो प्रूफ ले आओ। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास वोटर कार्ड भी नहीं होता, कईयों के पास जो है राशन कार्ड भी नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो प्रोसेस जो है फ्लॉ युक्त था। दूसरा, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बांग्लादेश भी जो है इनको लेने से मना कर रहा था कि हमारे यहाँ के बांग्लादेशी नहीं है ये। फिर ढाका के साथ, बांग्लादेश के साथ जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा। बांग्लादेश सरकार नाराज होने लगी कि क्या ड्रामा है ये। और मात्र 19 लाख लोगों को लेके ये सारा ड्रामा था। तो इस देश में 150 करोड़ आबादी है, कागजों में 130-135 करोड़ है, और एक्चुअल में तो 150-200 करोड़ से कम नहीं है। तो जहां इतने लोग रह रहे हैं तो सरकार ने भी सोचा कि अरे 19 लाख लोग के लिए क्या माथापच्ची करें, इसमें तो इतना दिमाग खर्च हो जाएगा, इतना मैन पावर, इतना रिसोर्सेज, और मिलेगा क्या? 19 लाख लोग को बाहर कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है, वो कहता हमारे नहीं है। तो ये हुआ कि जहां इतने लोग रह रहे हैं वहां 19 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकार ने इसको ड्रॉप कर दिया।
इसी पे मैंने एक क्वेश्चन डिराइव किया है, इसको ठीक से पढ़िएगा कि केवल 19 लाख असमियों को देश से बाहर भेजकर भारत क्या हासिल कर लेता। इस संबंध में एनआरसी की प्रासंगिकता कितनी है वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इस संबंध का मतलब 19 लाख असमियों के संबंध में। तो इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें तो पीछे जो हमने जवाब आंसर बताया था वही है कि ये प्रासंगिकता नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में फ्लो है, प्रोसेस में कमी है। आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, बहुत राजनीतिक पद पे रहने वाले और ब्यूरोक्रेसी में रहने वाले लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो क्या कहिएगा। तो ये प्रोसेस में कमी थी, संघर्ष बढ़ रहा था, बांग्लादेश बुरा मान रहा था, बायलैटरल रिलेशन खराब हो रहे थे, और 19 लाख की है, तो इससे बढ़िया सरकार ने इसको ड्रॉप कर दिया, जो कि अच्छा काम किया। तो प्रासंगिकता एनआरसी की इस रेफरेंस में कोई खास नहीं है, क्योंकि आबादी जो है बहुत कम है। तो ऐसा कनेक्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता पे आप जो है 150 शब्द लिख सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन हमने दिया है कि सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं भारत के लिए फायदेमंद है। अब देखिए, क्वेश्चन को घुमा दिया। इन्वेस्टमेंट के आधार पे देश में अपनी नागरिकता लेने देने का कोई चलन नहीं है, जबकि अमेरिका में है। तो ये जो है सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट का जो नियम है अमेरिका में, वो भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं है। अब इसके दो पहलू है। फायदेमंद कुछ कंडीशन के साथ है। क्या कंडीशन है कि हमारे देश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो अगर हम उसको ये कहते हैं कि सिटीजनशिप ले लो, तो कोई अमेरिका का आदमी भारत का सिटीजनशिप लेने तो नहीं आएगा। आएगा भाई, जब उसके पासपोर्ट के बेसिस पे 70-75 दुनिया के देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था जो है इतना मजबूत है, आपसे जो है 100 टाइम्स उसका जीडीपी है। आप अभी 2.5 ट्रिलियन में घूम रहे हैं, वो 25 ट्रिलियन में है। 25 है या 250 है, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा फिगर, मैंने आपसे कई गुना ज्यादा है उसका जीडीपी। तो वो आएगा आपके यहाँ भारत के लिए नागरिकता मांगने? नहीं आएगा। तो वो देश जिनके पास बहुत पैसा है उनको ये ऑफर दिया जा सकता है, और देने से फायदा ये होगा कि भाई आपके यहाँ जो है एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एफडीआई आएगा तो फैक्ट्रियां लगेगी, फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो देश में समाज में क्राइम घटेगा, क्राइम घटेगा तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक विकास होगा, और हम लोग दुनिया में विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होंगे। यही साइकिल चलता है ना बेसिकली। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पिताजी, हमारे पिताजी, किसी के पिताजी अगर कम पढ़े लिखे थे, किसान थे, तो उनका बेटा पढ़ लिख लिया तो उन्नति हुई ना, इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी बढ़ी ना। पिताजी यहाँ थे, फादर, सन यहाँ आ गया, उसका सन यहाँ पहुंच गया, दादा पोता इतना ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट से तो फायदा है ना। भारत जैसे देश में जहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट बैंकर कम है, सरकार कितना लोन देगी, लिमिटेशंस है, फंड नहीं है, वगैरह वगैरह। तो भारत के लिए फायदेमंद है, क्यों नहीं भारत के लिए फायदेमंद है, ये पूछ रहा है, घुमाया है थोड़ा। तो भारत के लिए क्यों नहीं है ये फायदेमंद, वो इसलिए क्योंकि आपके देश में पहले से ही 135-40 करोड़ लोग हैं जिनके लिए जो है संसाधनों की कमी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इन्वेस्टमेंट बाई सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट देते हैं तो उसका एक डर ये है कि दूसरे देश के नागरिक जो है यहाँ ज्यादा संख्या में आके उनके द्वारा लगाए गए फैक्ट्रियों में काम करेंगे और आपके देश के पैसे को अपने देश ले जाएंगे।
क्योंकि भारत में पहले से ही बेरोजगारी है, पहले से बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ऐसी स्थिति में अगर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट दिया जाए तो और ये संख्या बढ़ेगी, और बढ़ने की वजह से जो बाकी समस्याएं हैं वो और एक्सेलरेट हो जाएगी। तो इसीलिए भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये एक सिर्फ परिकल्पना है। इसका दूसरा विंग आप ये लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास की गति तेज होगी, चाहे उसमें आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में तो होंगे। एक फैक्ट्री लगी सपोज केरला के किसी कोट्टयम में, रबर प्लांट लगा, तो भले उसमें उसने सारे लोग अपने देश का ही ले आके रखा, कोई भी XYZ। तो मेरा कहना है कि इसके बनने से इसके अगल बगल पेरिफेरल एक्टिविटीज तो बढ़ेगी। यहाँ कोई चाय की दुकान खुल जाएगी, यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठ जाएगा हॉस्पिटल खोल के, यहाँ पे कोई रिक्रेशनल सेंटर बन जाएगा, यहाँ पे कोई जो है परिवहन का कोई एजेंट खड़ा हो जाएगा कि टैक्सी चाहिए टैक्सी ले लो, यहाँ पे आप होटल बना देंगे आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खोल देते हैं तो जब FDI आएगा, और मान लीजिए कुछ नागरिकता किसी ने गलती से ले भी लिया तो दे दीजिए। 150 करोड़ में अगर 10-20 हजार है, 1-2 लाख लोग और बढ़ जाएंगे, तो जहां 19 लाख असमियों को आप डील कर रहे हैं, 2-4 लाख उनको भी डील कर लीजिए। क्योंकि भले ही डायरेक्ट रोजगार नहीं मिला, लेकिन जो मैंने इनडायरेक्ट रोजगार बताया ये आपकी मौलिकता को प्रदर्शित करता है और ये सिद्ध कर देता है कि भारत के लिए फायदेमंद है। इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। तो ये डिराइव्ड डिमांड कैसे हुआ? क्योंकि आपने वो चीज यहां पे चालू किया, फैक्ट्री लगाया, तो इसके वजह से जो है डिराइव्ड हुआ कोई डिमांड। जैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कितने लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे या कितने लोग अपना बिजनेस करना शुरू कर देंगे। नाई की दुकान खुल जाएगी वहां। तो ये जो पेरिफेरल एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी, जिसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, इससे भारत को नुकसान है कि फायदा है? फायदा है। तो हमने कैसे सिद्ध कर दिया कि इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट भारत के लिए क्यों फायदेमंद नहीं है और क्यों फायदेमंद है। दोनों एंगल है। तो जैसा सवाल पूछा वैसा जवाब आप लिखिए, और इसको ध्यान रखिए कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है US में है, अपने देश में नहीं है, और इससे क्या फायदे क्या नुकसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और साथ ही पढ़ने के तौर तरीके सीखे होंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे लिमिटेड वर्ड्स में जो है जितना पूछा जा रहा है उतने में एग्जाम में सवाल हल करना है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं प्री और मेंस में, ये हमने एग्जाम्पल देकर बताया। तो इस क्लास नागरिकता चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और फिर 5 मिनट बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं, और इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि प्रीसा IAS का बैनर जो 999 रुपया 999 पर मंथ लेकर के आपको प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी BPSC से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित परीक्षाओं और UPSC IAS की परीक्षाओं का समागम, सिलेबस का समागम करते हुए कोर्स डिजाइन किया है, और इतने कम में 999 रुपया मंथली पे आपको इतनी जानकारी और इतना पक्का तैयारी करा देगा कि आप आगे आने वाले टाइम में प्रीसा IAS को याद करेंगे कि आप में कितना विकास, कितना वैल्यूएबल एट्रीब्यूट्स डेवलप हुए। ये मेरा दावा है। और प्रीसा IAS बाय द IAS फॉर द IAS का ये टैग लाइन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करते हैं, आपको ब्यूरोक्रेट बनाने की बात करते हैं, न कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर बनाने की बात करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम कैसे दूसरे से अलग हैं और कैसे जो है हम
आपको टू दी पॉइंट क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है की टेक्निक बताते हुए आपको गागर में सागर भर के 66% क्वेश्चंस आने की गारंटी लिखित में दे रहे हैं, जो हमारे ब्रोचर आ रहा है उसमें लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। सी यू विद इन 5 to 10 minutes। थैंक यू।